गौरवलाल की उत्सुक निगाहों को देखकर विवेक मुस्कुराया और कहा, तुम्हें छोटे तेजस से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसकी साधना के प्रति समझ गहराई में है। मैंने उससे कई बार बातचीत की और बर्फ तत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा। हाँ, तुम्हारा क्रोनोक्रोक परिवर्तन भी अनोखा है। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है या नहीं, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। गौरवलाल ने सिर हिलाया और तेजस के प्रति उनकी सराहना और बढ़ गई। तेजस ने पूछा, ठीक है बड़े भाई, आप आक्रमण के तरीके के रूप में हिमखंड के बारे में क्या सोचते हैं? विवेक ने जवाब दिया, यह लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयुक्त है। यह गति, पैठ और एक क्षेत्र को कवर करने वाले हिमखंडों की संख्या पर निर्भर करता है। तेजस ने सिर हिलाया। हाँ, यह कुछ हद तक मेरे पवन ब्लेड जैसा है, लेकिन चूंकि हिमखंड ठोस होते हैं, उनकी शक्ति पवन ब्लेड की तुलना में अधिक होनी चाहिए। पवन ब्लेड का लाभ उसकी बहुप्रकारिता है। यह हवा के तत्व के मुक्त प्रवाह के कारण किसी भी कोण से हमला कर सकता है, लेकिन बर्फ के स्पाइक्स की सबसे बड़ी विशेषता उनकी छेदने की क्षमता है। सवाल यह है कि आप इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं। पहले, हिमखंड का घनत्व बढ़ाना जरूरी है। जितना अधिक संकुचित होगा उतना ही कठोर होगा। फिर गति को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जितना तेज होगा उतनी अधिक ऊर्जा वहन करेगा, जिसका मतलब है कि उसकी शक्ति और भेदने की क्षमता अधिक होगी। यदि आप इस पर पर्याप्त काम करें तो आप बर्फ की ऊर्जा को इतना संपीड़ित कर सकते हैं कि एक बड़ी हिमखंड जैसी भारी बर्फ की सुई बना सकें। इससे आप किसी भी चीज को भेद सकते हैं, बस इसे पर्याप्त गति से लॉन्च करें। इस तरह आपके दुश्मन की रक्षा चाहे जैसी भी हो, आप उसे भेद सकते हैं। गौरवलाल हंसे। काफी प्रभावशाली लगता है। लेकिन बड़े भाई ने भी ये सारी बातें नोटिस की होंगी, है ना? मैंने नोटिस किया, लेकिन बर्फ की मौलिक ऊर्जा को संपीड़ित करने का अच्छा तरीका मुझे तब समझ में आया जब उसने मुझे कुछ चीजें दिखाईं। विवेक ने कुछ हद तक असहायता के साथ कहा। तो छोटे तेजस, तुम कह रहे थे कि हिमखंड को मजबूत बनाने के लिए एक तरीका है इसके आयतन को संकुचित करना और इसे अधिक ठोस बनाना, और दूसरा तरीका है इसकी गति को बढ़ाना। तेजस ने सिर हिलाया। यदि दो हिमखंडों का वजन समान हो तो छोटा वाला अधिक शक्तिशाली होगा। विवेक ने हंसते हुए कहा, हाँ, प्रभावशाली लगता है। क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? बोलते हुए उसने अपनी हथेली में एक हिमखंड निकाला और तेजस को थमा दिया। यह एक साधारण हिमखंड था, लगभग आधा फुट लंबा और आधा जन वजन का। बर्फ का टुकड़ा ठंडा था, लेकिन तेजस के हाथ में पिघलने का कोई संकेत नहीं था। यह दर्शाता था कि विवेक की साधना ने उसे बर्फ तत्व पर एक उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान किया था। बड़े भाई, ध्यान से देखो, तेजस ने कहा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन पवन भेड़िया परिवर्तन का हरा रंग गायब था। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा के सक्रिय होने से तेजस का संपूर्ण आचरण बदल गया था। विवेक और गौरवलाल ने तेजस से निकलती एक गहन आभा महसूस की। तेजस का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था। उसके हाथ में बर्फ का टुकड़ा अब एक अलौकिक गुण ले रहा था। हालांकि दोनों उसे देख सकते थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह अब वहां नहीं था। वह पूरी तरह से तेजस के साथ विलीन हो गया था। अगले ही क्षण तेजस ने अपने शरीर को आधा घुमाया, अपने कंधे को कमर से और अपने हाथ को बांह से घुमाते हुए बर्फ के टुकड़े को बिजली की तरह झटका दिया। हिमकन हवा में गायब हो गया, एक चुपचाप रोशनी की तरह। विवेक के साधना स्तर के बावजूद उसने हिमकन के गायब होने से पहले केवल एक टिमटिमाती रोशनी देखी। यह उसकी सामान्य प्रक्षिप्त हिमकनों की गति से दोगुना था। जब हिमखंड उड़ गया, विवेक और गौरवलाल को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उस पल वे तेजस के भीतर बढ़ती रक्तरेखा शक्ति को महसूस कर सकते थे। विवेक ने जल्दी से समझा कि अचानक लगभग 30 मीटर दूर एक छोटा पेड़ धीरे धीरे झुककर गिर गया। उसकी शाखाएं और पत्तियां आसपास के अन्य पेड़ों से टकराईं, जिससे सरसराहट जैसी आवाज हुई। गौरवलाल हैरान थे, क्या बर्फ का टुकड़ा सचमुच पेड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया? विवेक भी आश्चर्यचकित था। एक अकेला हिमखंड इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तेजस ने मुस्कुराते हुए विवेक की ओर देखा। देखो, अगर तुम एक प्रभावशाली लंबी दूरी का हमला करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी काया, रक्तरेखा ऊर्जा और आत्मा को एक में एकीकृत करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए छिपना असंभव बना सकते हो। चाहे तुम्हारे हमले कितने भी शक्तिशाली हों, अगर वे लक्ष्य पर नहीं लगते तो बेकार हैं। तेज, सटीक और निर्दयी,
ये 6 शब्द तुम्हें बताते हैं कि लंबी दूरी के हमले कैसे होने चाहिए। बड़े भाई, तुम इसे खुद आजमा सकते हो। मेरी इस तकनीक को फ्लिकिंग डार्ट कहते हैं। इसे सीखना जटिल नहीं है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना कठिन है। फ्लिकिंग डार्ट, कितना अच्छा नाम है। विवेक की आंखें चमक उठी। उसे उत्सुकता का एहसास हुआ, मानो वह तुरंत इस तकनीक को आजमाने के लिए तैयार हो गया हो। तेजस ने गौरवलाल की ओर ध्यान नहीं दिया और विवेक को विस्तार से समझाया कि फ्लिकिंग डार्ट तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए और अपनी शक्ति को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कैसे किया जाए। विवेक ने ध्यानपूर्वक सुना और गौरवलाल ने भी एक शब्द मिस नहीं किया। अपने सबसे बड़े भाई के विपरीत गौरवलाल अपनी रक्तरेखा क्षमता का उपयोग करके कोई भी फेंकने योग्य वस्तु तैयार नहीं कर सका, लेकिन उसने तेजस की बल प्रयोग विधियों से कुछ महत्वपूर्ण सीख ली। साथ आना निश्चित रूप से सही निर्णय था। तेजस के समझाने के बाद विवेक इसे आजमाने के लिए बेताब था। तुम दोनों ऊपर जाकर आराम करो, मैं निगरानी रखूंगा और फ्लिकिंग डार्ट का अभ्यास करूंगा। उसके शरीर में बर्फ तत्व की ऊर्जा भर चुकी थी। दिन भर की मेहनत उसके लिए कुछ भी नहीं थी और उसकी उत्तेजना के कारण उसे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी। ठीक है, तेजस ने सहमति जताई और आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि गौरवलाल ने उसे रोक लिया। छोटे तेजस, गौरवलाल ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जुबिन को हराने के लिए सिखाओगे। तुम मुझे कब सिखाने की योजना बना रहे हो? तेजस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जल्दी मत करो बड़े भाई, पहले आराम करो। हमें कल के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो मैं कल रात से तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, तो बात बन गई, गौरवलाल ने कहा। फ्लिकिंग डार्ट के जरिए उसे तेजस पर पूरा भरोसा हो गया। अगर सबसे बड़ा भाई भी तेजस से सीख सकता है तो वह भी सीख सकता है। विवेक ने तेजस को कमान सौंपने से पहले आधी रात तक अभ्यास किया और तेजस को फ्लिकिंग डार्ट के साथ की गई प्रगति का प्रदर्शन भी किया। तेजस द्वारा कुछ सुधार सुझाने के बाद विवेक संतुष्ट होकर ध्यान करने चला गया। विवेक में वाकई असाधारण योग्यता थी। फ्लिकिंग डार्ट गुप्त के छिपे हुए हथियारों में से एक था और आयुध संप्रदाय में प्रवेश करते ही इसे सीखना आसान था। अपनी गहन साधना के कारण विवेक ने रातों रात इस तकनीक का सार समझ लिया था और अब बस अभ्यास ही बाकी था। रात शांतिपूर्वक गुजरी। अगले दिन जब सब उठे तो उन्होंने पाया कि दीपक ट्रंक के ऊपर से लुढ़क कर एक तरफ गिर गया था। सौभाग्यवश उन्होंने उसे पहले ही रस्सी से बांध दिया था, इसलिए वह गिरकर नहीं मरा। वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। पिछले दिन की प्रगति के आधार पर विंग टाइगर्स के मुख्य निवास स्थान तक पहुंचने में उन्हें 2 दिन और लगेंगे। विंग टाइगर को खोजने में कितना समय लगेगा यह उनकी किस्मत पर निर्भर करेगा। उपलब्धि की भावना काफी संतोषजनक थी। विवेक अब पहले दिन की तरह सतर्क नहीं था। वे राक्षसी जानवरों के समूहों से बचते थे, लेकिन अकेले जानवरों से मुठभेड़ पर सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल होते थे। अपने कौशल को निखारते थे और समन्वय में सुधार करते थे। तेजस निस्संदेह समूह का मूल बन गया। विवेक ने सभी को समन्वय के बारे में सलाह देने का अधिकार तेजस को सौंप दिया। वे बीच बीच में रुकते हुए आगे बढ़ते रहे और जितना संभव हो सके युद्ध में शामिल होते रहे। इससे उनकी प्रगति धीमी हो गई, लेकिन उन्होंने 6 राक्षसी जानवरों को मारने का मौका पाया, जिनमें सबसे मजबूत 5वीं श्रेणी का और सबसे कमजोर 4थी श्रेणी का था। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से फिशर छिपकलियों की तुलना में कम मूल्यवान थे, लेकिन कुल लाभ पर्याप्त था। रिडेम्पशन सोसाइटी के शीर्षस्थ सदस्य होने के कारण उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। तेजस के नेतृत्व में जब वे युद्ध में लगे तो धीरे धीरे उनमें एक मौन सहमति विकसित हो गई।